So I'm back. Before I start this video, a small clarification from my part. मेरे दोस्त लोग बोल रहे थे कि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है. I would have performed very well, but to be very honest, my exam was below average. पिछले साल जो मेंस हुआ था उसमें it was quantitatively मीन्स इस बार का क्वांटिटेटिवली बेटर था पिछले साल के मुताबिक. स्पेशली बिकॉज पिछले साल मैंने 4 या 5 क्वेश्चन हर पेपर में छोड़ा हुआ था. सो इस साल माई एंटायर फोकस वाज ऑन अटेम्प्ट्स while the quality of the answers went down. So I don't think the exam was very good from my part. So जो भी यहाँ पे मैंने वीडियो में डाला हुआ है इन्फॉर्मेशन, I did not write this in the examinations. This is entirely based on the post exam research that I have done. सो प्लीज़ मत सोचिएगा कि ये सब मैंने एग्ज़ाम में लिखा हुआ है या फिर मुझे पता था एग्ज़ाम से पहले. एंड रिगार्डिंग माई चांसेस लाइक मैनी अदर्स आई एम वेरी अनश्योर ऑफ इट, बट उम्मीद पे तो दुनिया कायम है ही. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. और दिस इज़ अ वेरी गुड कोट फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट मूवीज एवर मेड, शॉशंक Redemption. Highly recommended. Morgan Freeman as always. Now before I start, a disclaimer. GS2 का ये जो पेपर था 3-4 क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं. Pretty boring from my point of view, but quite necessary. So we'll be looking into this. First question that I found was discuss the procedures of amendment to the Constitution in India and South Africa, highlighting the key provisions. अब इंडिया का अमेंडमेंट के बारे में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के बारे में हमको मोर और लेस पता होता ही है. मीन्स एवरीवन कैन राइट ए फ्यू पॉइंट्स एट लीस्ट इफ ही डजंट नो एवरीथिंग. विल बी लुकिंग इनटू साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द मेथड्स एज टू हाउ दे गो अबाउट अमेंडिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशन. सो साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन करेंटली चल रहा है, दिस इज़ द 5th कॉन्स्टिट्यूशन इन देयर कंट्री. 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था पहले ही. वन वाज इन 1909, सेकंड वाज इन 1961, 1983 और एक 1993 में एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन बना था विच वाज देन डिस्कार्डेड, एंड द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज़ द 5th, दैट इज़ द ऑनगोइंग कॉन्स्टिट्यूशन, वाज प्रोमलगेटेड इन 1996 by the famous president Nelson Mandela. So that's that. Now regarding amendment to the constitution, South African constitution, section 74(2) plays a very important role. Similar to the fundamental rights of enshrined in the constitution of India, South African constitution में bill of rights नाम का एक चीज़ है जहाँ पे one of the most important rights that are given to the citizens of that particular nation are enshrined. Now bill of rights को अगर change करना हो then और amend करना हो then a special majority of 2/3 of the National Assembly is required. Now what is National Assembly and National Council of Provinces as given here? Nothing but the lower house or the Lok Sabha जो हम अपने political setup में देखते हैं, तो उनके कंट्री में नेशनल असेंबली बोलते हैं, which comprises of 400 members. उसमें से 2/3 majority चाहिए होगा if they were to amend any provision enshrined in the Bill of Rights. So 2/3 of 400 should be around 266-7. तो इतने लोगों का वोट्स चाहिए होगा टू अमेंड द बिल ऑफ राइट्स इन साउथ अफ्रीका. नाउ नेशनल काउंसिल ऑफ प्रोविंसेस जो है, दिस इज़ नथिंग बट द राज्यसभा एज द फेडरल स्ट्रक्चर इन इंडिया एंश्राइंस. नाउ साउथ अफ्रीका में है टोटल 9 प्रोविंसेस. उन 9 प्रोविंसेस में से 6 प्रोविंसेस को एटलीस्ट इन फेवर वोट करना ही पड़ेगा इफ़ द अमेंडमेंट इज़ टू गो थ्रू. सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. 267 आउट ऑफ द 400 ऑफ नेशनल असेंबली एंड 2/3 दैट इज़ 6 आउट ऑफ 9 प्रोविंसेस इन द नेशनल काउंसिल ऑफ प्रोविंसेस शुड वोट इन फेवर ऑफ द अमेंडमेंट. वो अगर नहीं होता है देन द अमेंडमेंट बिल वुड बी रिजेक्टेड. Now this is the only important or the most clarifying thing that I could gather from the internet regarding the constitution of the amendment provisions of South Africa. Other than that, if anyone has any information on it, please do chime in the comments.
नाउ एडेड फैक्ट्स, साउथ अफ्रीका को हम रेनबो नेशन भी बोलते हैं, मेनली बिकॉज ऑफ इट्स मल्टीकल्चरल डाइवर्सिटी। क्या पता किसी एमसीक्यू में आ जाए। और दिस इज़ पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट रिगार्डिंग ये जो रेनबो टर्म है, दिस वाज मोस्टली adopted after the apartheid regime came to an end with the release of Nelson Mandela. And right now, another important fact is that there are three capitals that are function in South Africa. One is Pretoria, the other is Cape Town, the other is Bloemfontein. Cape Town is the if I'm not wrong administrative capital है, please do check, मुझे उतना याद है नहीं. Okay, moving on. Right to privacy. What is right to privacy आया था. How is right to privacy protected through courts in India and Germany? Now this was a stumbling block. इंडिया के बारे में हमको थोड़ा बहुत पता होता है, पुट्टास्वामी जजमेंट एंड ऑल, एंड हाउ राइट टू प्राइवेसी इज एंश्योर्ड अंडर आर्टिकल 21 और सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशंस जो भी हैं. सो वी कैन मोर और लेस राइट अ स्मॉल आंसर ऑन इट. बट जर्मनी के बारे में हमको कुछ पता, एटलीस्ट मेरे को तो कुछ पता था ही नहीं. सो आई डिड अ स्मॉल रिसर्च ऑन दैट एंड केम अप विद दिस माइंड बॉगलिंग फैक्ट्स. सी, Bundesdatenschutzgesetz. Exactly my thoughts. Now this is nothing but Federal Data Protection Act जो हम अपने कंट्री में लैक कर रहे हैं, which we do not have currently. Now I'd like to mention that currently जो डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क इंडियन गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था, now this has been withdrawn from the legislature primarily because wide ranging कुछ evolutions हुए हैं in the IT sector which tends to necessitate much more wider analysis of the particular bill. That's why standing committee को refer किया गया है, and this will entail some much more time regarding the passing of that particular bill. So at this moment we do not have a data protection framework in the country, whereas जर्मनी में 1990 से एक डाटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क था, and which was again amended in 2009 and 2010. उसका नाम फिर से देख लेते हैं. इसको शॉर्ट फॉर्म से यूरोपियन कंट्रीज़ में BDSG बोला जाता है, which is the abbreviation of Bundesdatenschutzgesetz. We don't need to remember the entire thing, just BDSG would be enough. Now की एरियाज़ ऑफ रेगुलेशन, कौन कौन से एरियाज़ ये BDSG जो है कौन कौन से एरियाज़ को गवर्न करता है. आई विल बी लुकिंग इनटू दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो सर्वेलेंस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. पब्लिकली एक्सेसिबल स्पेसेस जो हैं लाइक कम्युनिटी हॉल्स और कम्युनिटी स्पेसेस लाइक मॉल्स, शॉपिंग सेंटर्स, रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट्स, जहाँ पे कैमरास हर जगह लगे रहते ही हैं, तो वो वीडियो सर्वेलेंस का डेटा किस तरह से यूज़ किया जाएगा, हाउ दैट विल बी मैनेज्ड और रेगुलेटेड और आर्काइव्ड, this has been taken care of or everything has been mentioned in BDSG. डेटा प्रोसेसिंग किस तरह से होगा, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड पर्पसेस जो हम डेटा देते हैं, द थिंग्स दैट वी पुट इन टू आवर एप्लीकेशन फॉर्म्स वाइल अप्लाइंग फॉर अ पर्टिकुलर जॉब और फॉर अ रिक्रूटमेंट ड्राइव, बी इट पब्लिक और फॉर अ पब्लिक बॉडी और प्राइवेट, वो सब डेटा कैसे यूटिलाइज होगा, दैट इज़ अगेन एन्यूमरेटेड अंडर BDSG. डेटा आर्काइविंग, कितने दिनों तक रखा जाएगा वो डेटा, how that will be disposed of or discarded, it is also given. Now this is one important thing that I think could be incorporated in any IT related question in mains, that is right to erasure. Erasure का मतलब साफ सुथरा यही है कि जो डेटा है आपका उसको you need to delete it, means you need to erase your online presence from the nation's database. मोर और लेस वही है डेफिनेशन इसका. बट इसमें भी बहुत सारे अंडरलाइंग कंडीशनैलिटीज़ हैं जो BDSG में क्लियरली मैंशनड है. सो विल नॉट बी गोइंग टू मच इनटू इट, बट राइट टू इरेजर अगर कहीं पे आप लोग लिख सको देन आई थिंक दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल. पॉप कल्चर में एक टर्म बहुत पॉपुलर होता है, गोइंग ऑफ द ग्रिड. it means reducing or totally eliminating your online presence so as to be untrackable or undetectable, whatever that may be the case. So going off the grid is kind of synonymous with erasure. Online presence जो है आपका, online footprint जो है, digital footprint, that is entirely erased from the
from the nation's database. So this is right to erasure. It is also under BDSG. Data profiling कैसे किया जाएगा? Automated individual decision making. This is particularly regarding AI or machine learning. This is also enumerated. Data transfers, which is a very important part of India's current जो limitations है regarding our that discarded bill. This is data localization. जैसे कि अमेज़ोन का जो हमारे डेटा है अमेज़ोन में, फ्लिपकार्ट में, या फिर एनी अदर particular companies or platforms that operate in India but have their actual data headquarters in some other countries. तो हमारा डेटा जाएगा कहाँ? Will that be stored inside India or outside? Now this is a big contention or a point of debate जिसमें अभी भी कोई clarity है नहीं. Now India's claim is that the data of Indian citizens should remain in India at all times. This is so third countries में data ट्रांसफ़र अगर करना है किस तरफ से किस तरह ट्रांसफ़र होगा, कितना ट्रांसफ़र होगा, सेंसिटिव डेटा लाइक कार्ड पेमेंट्स और कार्ड डेटा और शॉपिंग पैटर्न्स जो भी हैं, बी इट एनी पोर्टल, वो सब डेटा विल दैट बी ट्रांसफर टू द थर्ड कंट्री, और अगर किया भी जाता है तो कितने हद तक किया जाएगा, दैट इज़ टू बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. नाउ BDSG का एक सेकेंड फॉर्म आया है और इवॉल्व मच मोर इवॉल्व फॉर्म BDSG 2 विच इज़ इन लाइन विद द यूरोपियन जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन. होपफुली आपके इसके बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा ही, जो इट्स ओवर आर्किंग रेगुलेशन अंडर विच एंटायर यूरोपियन यूनियन वर्क्स, GDPR. Now this was enacted in 2018 and works as a blanket data protection framework for the European countries. Now BDSG 2, since it was enacted in 1990, had some important amendments done to it, and the most important amendment that came was after 2019, which made it much more synonymous and correspondingly well suited to the European GDPR. Now right to privacy का एक हिस्ट्री है. दिस इज़ फार रीचिंग. 1950 से राइट टू प्राइवेसी के बारे में यूरोपियन कंट्रीज़ अवेयर थे. सो यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स एज अ पार्ट ऑफ राइट टू प्राइवेसी विच डेट्स बैक टू 1950. कुछ फीचर्स जो मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगे इन GDPR, especially for multinational companies, be it Facebook, Amazon, Walmart, whatever. GDPR applies to you even if you are not in the UE. यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर आपका बेस नहीं भी है, then also it applies to you, and you can attract much more higher penalties than what we currently have in India. पेनल्टीज़ में भी 2 टीयर स्ट्रक्चर है, एंड जो हायर स्ट्रक्चर है उसका मैक्सिमम लिमिट 20 मिलियन यूरोस तक सेट किया गया है, विच इज़ क्वाइट अ बिग नंबर. सो इट कैन एक्ट क्वाइट एज अ बिग डेटरेंट फॉर मिसबिहेविंग कंपनीज, सो टू से. नाउ रिक्वेस्ट फॉर कंसेंट कि डेटा जो मेरा डेटा है, will I allow it to be transferred to any different country? Do I want them to keep my data or not? This sort of data driven decisions वो हमारे कंज्यूमर के कंसेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, एंड दे विल नॉट बी coerced और confused to give up their data. सो क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल टर्म्स में कंसेंट चाहिए होगा कंपनी को इफ़ दे वर टू प्रोसेस, स्टोर, आर्काइव और ट्रांसफ़र द डेटा ऑफ द कंज्यूमर्स. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Also, data protection officer, a hierarchical system of protection officers of data will be mandatorily required to be set up in organizations, but उसमें भी एक drawback है. There are certain inherent conditions that have been put into place which requires the data protection officers कुछ organizations में होंगे, कुछ में नहीं होंगे. So this is something they can work on European GDPR, but it is far more encompassing than what we currently have in India. As a matter of fact, we don't have anything in India. Moving on. ये एक था बड़ा confusing question because we didn't have much, at least I didn't have much to write about. Critically assess the role of Mann Ki Baat program. Now this is a small meme from UPSC meme. कुछ overarching themes थे
मन की बात में जो आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर पुट अप. Most important of them, sanitation and hygiene, as we all know. Most important schemes of our country that are currently running, that have been running since 2014, are regarding sanitation and hygiene, be it water, be it open defecation. Next, wellness and health, Ayushman Bharat, Health Digital Mission, water conservation, Namami Gange programs. And then sustainable development, again one of the overarching themes of the current political setup. कहीं भी जाओ SDGs आपको दिख ही जाएंगे, be it in an exam or in any other research paper or be it any white paper released by the government. Now एक छोटा सा रिपोर्ट निकला था इंस्टीट्यूट फॉर कम्पिटिटिवनेस से. आई डिडंट फाइंड मच इंफॉर्मेशन ऑन दिस इंस्टीट्यूट, बट इट वाज अ स्मॉल आर्टिकल, सो आई थॉट मे बी मेंशन किया जा सकता है. रिपोर्ट ऑन मन की बात बाय इंस्टीट्यूट फॉर कम्पिटिटिवनेस. उन्होंने they did a deep analysis of the transcripts of episodes released between 2014 and 2023, close to 10 years. They found that Man Ki Baat has been translated into 22 Indian languages, 29 dialects and 11 foreign languages, which is quite a thing. Now 100 crore listeners have at least tuned in once for the Man Ki Baat program. Even I might have gone and watched or heard the show maybe once or twice, not more than that. And there are at least 23 crore regular consumers of Man Ki Baat program, which is quite a big number, so to say. Now most important emphasis जो answers में हम लिख सकते थे regarding Man Ki Baat program were the important facets of Indian schemes or the important initiatives that have been taken by the government of India. First of all, हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में था. स्वच्छ भारत मिशन, विच इज़ अ मेगा सक्सेस आई बिलीव. आयुष्मान भारत स्कीम फॉर द हेल्थ. कोविड-19 वैक्सीनेशन के बारे में बहुत कुछ बताया गया मन की बात प्रोग्राम्स में, विच वर्कड वेरी वेल, बट इट वॉज अ पार्शल सक्सेस सिंस द overwhelming majority of Indians fell prey to the COVID-19 pandemic. Close to 4.9 million persons died, which is a recent memory में सबसे बड़ा tragedy है. Anyways, e-Sanjeevani, the online consultation for OPD patients. घर बैठे ही सब आपको जो भी कंसल्टेशन चाहिए होगा डॉक्टर से मिल जाएगा. फिट इंडिया मूवमेंट, विच इज़ ऑल्सो आई बिलीव वॉज अ सक्सेस. जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना, दिस इज़ रिगार्डिंग ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट. रिसेंटली एक स्टडी में बताया गया था कि 2150 और क्लोज टू 2200 गीगा टन्स ऑफ वाटर had been drawn out from the crust of the earth, which has tilted the balance of the earth. So this is quite a big news. Atal Bhujal Yojana can work on that in that sector. This is regarding groundwater management, as I said earlier. Namami Gange program, Digital India, very very important. स्टार्टअप्स एंड MSMEs के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट बात किया गया था. PM स्वानिधि प्रोग्राम, ये एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम है. नाउ इन सब के बारे में बताया. क्वेश्चन में था कि क्रिटिकली एसेस द रोल ऑफ मन की बात. जो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एक और पार्ट था क्वेश्चन का जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है. हाउ इट इंस्पायर्ड द पीपल ऑफ इंडिया टू take initiative regarding all these things that PM Modi mentioned in the Man Ki Baat program. Catalyzing collective action. This is something that I've personally seen. मेरे मोहल्ले में मेरे पिताजी, मेरे नेबर जो थे, they took up that small part of Swachh Bharat mission and did cleaning every weekly on Sundays. So I have been a part of that. So it was quite a good thing to be a part of and watch a national scheme being implemented at the very ground level. Achieving SDGs, as I've said before, everywhere, wherever you go, you'll find SDGs. Now SDGs, India is one of the few countries that have been actively achieving the SDG goals before the even laid down deadlines. So in that regard,
public mobilization is a very important effective tool for citizen centric governance, जो कि मन की बात ने effectively achieve किया. We could have written that in that answer in better words than I am currently speaking. So these are the three questions that I found to be of some interest, but as I've said earlier, I didn't have much info on it. So एग्ज़ाम के बाद मैंने थोड़ा सा बैठा गूगल में रिसर्च किया, तब ये सब पॉइंट्स मेरे को दिखे. आई नो दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट आंसर, बट could have been better if I were to know all these points. So maybe in future I'll be smart enough to remember all these things, and I hope you will be too. So GS2, to be very honest, I find it very boring. I know it's an exam, it needs to be done, but it's not my forte. So I think GS2 is boring except for the IR part. IR किसको नहीं पसंद? International relations, everyone, especially in such polarized times, I think international relations play a very important part. But it is necessary. If you have to pass the exam, पढ़ना तो पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा, अच्छा लिखना पड़ेगा. Now we have talked about privacy in this video, और बिना movie recommendations I will not be going. So one important and highly recommended documentary regarding Edward Snowden. तो एडवर्ड स्नोडन शायद आप लोगों को पता होगा ही कौन है. ही वॉज अ CIA एनालिस्ट हु बिकेम अ विसल ब्लोअर लेटर. उनके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री था विच वोन द एकेडमी अवार्ड और द ऑस्कर्स फॉर द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री इन 2015. सो इट्स नेम इज Citizen 4. highly recommended. And this रिगार्डिंग प्राइवेसी और सर्वेलेंस जो हमने देखा, उसके बारे में एक छोटा सा फिल्म, छोटा नहीं, फिल्म आया था 1998 में, एनिमी ऑफ द स्टेट. वेरी गुड मूवी. आई थिंक दिस इज़ इट. सो मे बी GS3 would be much more interesting than this particular video. Hopefully see you soon.